सो जी, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी जो आज का टॉपिक है, इसमें मैं बता रहा हूँ कि ऐसा जुर्म जो कि 18 ईयर से कम लोग करता है। अब इस सिस्टम का मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद ये होता है कि उन बच्चों को जो कि 18 ईयर से कम होते हैं और वो जो कि जुर्म कर लेते हैं, उनको हमने पनिशमेंट नहीं देनी है, उनको रिहैबिलिटेशन की तरफ जो है वो लेके आना है। ठीक है, रिहैबिलिटेशन की तरफ आना है। ठीक है, जैसे नाजरा नू अब ने अब जुवेनाइल कार्ड भी इशू करना स्टार्ट कर दिए। ग्रेट, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी, अब मकसद क्या है जी? ये आप पर्पस भी लिखेंगे और आप इसका पर्पस को हेडिंग देख के लिखेंगे। ठीक है, कि इसका मेन गोल जो है वो क्या है? मेन गोल इसका ये नहीं है कि हमें इनको पनिश करना है। मेन मेन गोल ये है कि रिहैबिलिटेशन है। अब स्टेट क्या करती है? स्टेट जो है वो उसने अदालतें बना दी हैं ऐसी स्पेसिफिक, कि जो जुवेनाइल कोर्ट्स बन गए हैं। अब बच्चों के जो जुर्म हैं, बच्चों को डील करने का तरीकाकार है, वो अलग से वो अलग से। अब इनकी जो पावर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें सेपरेट है। बेसिस क्या है जी? दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है बेसिस। क्या चीज थी, कहाँ से ये ख्याल आया? किसी ना किसी दुनिया में पहला बंदा तो है, कहीं पे बैठा होगा, उसने सोचा होगा कि यार ये बच्चों के लिए कोई ना कोई काम जो है वो अगर बच्चे जुर्म करते हैं तो उसके लिए सजा का जो तरीकेकार है वो अलग होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे मैंने डायग्राम बनाई है ना, ऐसे ही बच्चे जुर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब जी, इंग्लिश वाले तो जो हैं, इन्होंने तो सारी की सारी चीजें ऐसे ही दूसरी तीसरी जुबानों से ली हुई हैं। जैसे पाकिस्तान कभी किसी से कर्जा पकड़ लेता है, कभी किसी से पकड़ लेता है। ठीक है, और किसी से कर्जा नहीं मिलता तो खुद ही जो है वो यूक्रेन से जो है वो आटा मंगा के उनको महंगे दामों बेच के फिर जो है वो कर्जा वापस कर देता है, वगैरह वगैरह वगैरह। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंग्लिश जुबान में आया। ये पैदा कहीं और हुआ, पैदा ये लैटिन में हुआ, बाद में ग्रीक में गया। बल्कि ग्रीक में पहले हुआ, बाद में लैटिन में आया और फिर इंग्लिश में आया। इंग्लिश में ये सिर्फ इसकी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट हुई है। अब इंग्लिश वालों ने ये जो चीजें सीखी हैं, उन्होंने सीखी है जी डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पैट्रिक। ये डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पैट्रिक का क्या मतलब है? ये लैटिन जुबान का जो है वो वर्ड है। इसका मतलब ये है कि भाई पेरेंट ऑफ द कंट्री, एक ऐसा कानून, एक ऐसा जाब्ता कि जो ये किसी एक बंदे को कहता है कि जी पूरे का पूरा मुल्क एक फैमिली की तरह, उसका जो बाप है ना, वो बाप जो है वो कौन है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पैट्री उसको डील करता है। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पैट्री जो है वो जब ये लिखा जा रहा था, जब इसके ऊपर काम किया जा रहा था, उसी जमाने में जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, सोशल साइंस के लोग होते हैं, उन्होंने डिस्कवर किया कि जनाब ये जो बच्चे होते हैं ना, छोटे लोग, बच्चा पार्टी जो होते हैं, इनके दरमियान और इनके एडोलेसेंट होने के दरमियान जो है वो एक जमाना पाया जाता है। बचपन से कब जो है वो नौजवान हो जाए, इस चीज को जो है वो देखने की जरूरत है। अब जी, इनके लिए, इन चीजों को देखने के लिए उन्होंने कहा कि कोई ना कोई डॉक्ट्रिन हम बनाते हैं। डॉक्ट्रिन बना, जो हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पैट्री था। ये डॉक्ट्रिन 14वीं और 15वीं सदी के अंदर आया। 14वीं सदी के आखिर में, यानी कि 1350 से लेके 1399 तक जो है वो इस पे काम होना शुरू हुआ, और 1400 समथिंग में ये आ गया। अब हुआ कुछ यूं था कि ऐसा नहीं था कि अचानक से बन गया। इंग्लिश चांसरी जो है, ये बेसिकली अदालत का नाम था उस दौर में। इंग्लिश चांसरी कोर्ट थी, इनके पास केस बड़े आने शुरू हो गए, केस बड़े आने शुरू हो गए। और उन केसेस को अब जो है वो डील करना था। अंग्रेजी जुबान जो है वो, हर जुबान कहीं ना कहीं से निकली है। कोई ना कोई उसका फादर होता है, कोई ना कोई उसका महवर होता है। अंग्रेजी जुबान निकली है एंग्लो सैक्सन से। एंग्लो सैक्सन जो है, ये वो लोग हुआ करते थे जो कि 4th सेंचुरी BC, यानी कि बिफोर जो है वो हजरत ईसा की पैदाइश से पहले, 4th और 5th सेंचुरी में ये लोग जो है वो घूमते गमाते खाना बदोश लोग थे। ये कहाँ पे आ जाते हैं? ये आ जाते हैं आज के इंग्लैंड के अंदर। उस दौर में ना कोई बॉर्डर था, ना कोई बाउंड्री थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये दो कबीलों का नाम है एंग्लो सैक्सन। इन्होंने क्या किया, आके डंडे शंडे निकाले, पिटाई करना शुरू कर दी, लोकल लोगों की भगा दिया। अब उसके बाद जो है वो, ये लोग अपनी, चूंकि ताकतवर थे, जिसकी लाठी उसका भैंस, और ये इन लोगों की अपनी लैंग्वेज होगी। अब अगर आप गौर करें तो ये जो एंग्लो है, एंग्लो से लफ्ज से बाद में निकला एंगलैंड। एंगलैंड, ANGLE से एंगल था पहले, और एंगल लैंड से जो है वो होता हुआ फिर वो इंग्लैंड आया।
और एंग्लो से ही हमारे पास इंग्लिश आ जाती है, जो कि इन लोगों का डायलेक्ट था। तो जी इन लोगों ने पहली दफा जो है वो इसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट पैट्री, इनकी ट्रेडिशन है, ठीक है, जो अबाओ इजाद हैं वो हैं जी एंग्लो सेक्सन। इनकी ट्रेडिशन को इंग्लिश में बाद में आने वालों ने क्या किया, डिवेल्प करते गई, अंग्रेजों के अबाओ इजाद ही है। तो जी जब इन लोगों ने, एंग्लो सेक्सन जो होते हैं ये वाले लोगों ने पेरेंट पैट्री को जो है वो फॉलो किया, और पेरेंट पैट्री के मुताबिक, आसान कर दूं दोबारा बता दूं, पेरेंट पैट्रिस जो है वो हमारे पास लैटिन जुबान से आया। सबसे पहले हमारे पास इन्हीं ट्रेडिशंस को एंग्लो सैक्सन्स ने अपने तौर पर फॉलो किया, और फिर बाद में इस पर मजीद जो है वो काम होना शुरू हुआ। अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा यार बच्चों को जो है ना कोई लीगल अथॉरिटी दो, ठीक है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी दे, कोई कोर्ट शोर्ट कायम करो, ये बड़ों वाली अदालतों में बच्चों को ट्रीट नहीं किया जा सकता। और ये जो पैट्री है, ये वाली जो टर्म है, अगेन एंड अगेन, लेकिन जो हमारे पास फ्रेज है जी पेरेंट्स पैट्री जो है वो, इसका मतलब है पेरेंट ऑफ द कंट्री। रेनासांस एक ऐसा जमाना था, ये जो इंग्लैंड था, ये जो इंग्लिश वाले लोग थे, ये तो सारे के सारे बेवकूफ थे, जाहिल लोग थे। हुआ कुछ यूं कि हमारे पास जो है वो खिलाफत उस्मानिया ने जो है वो हमला कर दिया, खिलाफत उस्मानिया ने इटली के ऊपर अटैक कर दिया। अब इटली से रेनासांस शुरू होता है, लोग जो हैं वो जब हमला होता है खिलाफत उस्मानिया का, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो हमारे पास, कस्तंतनिया का जो है वो गिरना, तब जो है रेनासांस होता है। लफ्ज रेनासांस का मतलब होता है निशात सानिया, रिवाइवल, रिज्यूविनेशन, रीबर्थ। तो जी इल्म का दोबारा से जिंदा हो जाने को हम कहते हैं। हमारे पास इंग्लिश में ये कब आता है, ये 14th और 15th सेंचुरी में रेनासांस आ जाता है। अब जब नॉलेज दोबारा जिंदा होने से क्या मतलब है, इटली के ऊपर मुसलमानों ने अटैक किया, जब उन्होंने मैंने बताया कि 1453 में द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो होता है। अब वहां से ये लोग भागते हैं जर्मन में आ जाते हैं, जर्मन से भागते हैं इंग्लैंड में आ जाते हैं। अब इंग्लैंड वालों की आंखें तब खुलती हैं कि यार ये दुनिया ने तो बड़ा बड़ा काम किया हुआ है। तो वहां से ये जो है रेनासांस जैसे ही होता है, तो फिर इन्हें पता चलता है कि कुछ जो है वो पेरेंट ऑफ द कंट्री नामी कॉन्सेप्ट भी था। तो उस कॉन्सेप्ट से उस कॉन्सेप्ट से इनको ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि भाई हमारा जो किंग होगा ना, वो होगा सॉर्जियन, सॉर्जियन कहते हैं जिसके पास तमाम पावर हो, और वो होगा सुप्रीम गार्डियन हमारी जमीन के ऊपर। तो ये हमारे पास किंग का जो है वो प्रीरोगेटिव होगा, उसका इस्तेहकाक होगा, जिसको पकड़े सजा दे, जिसको चाहे छोड़ दे, क्योंकि वो जो है वो क्या है जी, पेरेंट पैट्री है, वो पूरे के पूरे मुल्क का बादशाह है, बाप। अब जो है वो चांसरी कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश की गई पहली दफा 14वीं 15वीं सदी में। बादशाह सलामत के इस्तेहकाक को माना गया कि हाँ जी बादशाह सलामत आप इन सबके बाप हैं, आपका जो है वो जो आप कहेंगे वैसे होगा, जितनी प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, इनहेरिटेंस के राइट्स हैं, आपका फैसला हर पे आखिर होगा, ठीक है। अब जो है बादशाह सलामत ने भी कोर्ट्स को ये इजाजत दी कि ठीक है मेरे नाम में ये चीजें तुम इस्तेमाल कर लो, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली चीजों को यूज कर लो। लेकिन बादशाह सलामत जो है वो कौन थे, ये वो थे कि जिसको पेरेंट पैट्री नामी कानून ने इस काबिल बनाया कि उसके पास लीगल अथॉरिटी आ गई। वरना बादशाह को किसने कहा मैं और आप जो है वो अपनी अपनी जमीन में यहाँ पे खेल रहे हैं, हम जो है वो एक दूसरे को खुदा ना खास्ता कत्ल कर देते हैं, ये बादशाह कौन होता है, तीसरा बंदा आके दरमियान में टांग अड़ाने वाला, इसको किसने अख्तियार दिया कि तुम आके जो है वो हमें रोको। इस पे हमें जो है वो जवाब देती है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है कि इसको अख्तियार किसने दिया। हमारे पास मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं, जॉन लॉक आ जाता है हमारे पास, बेंथम आ जाता है, मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं जो कि फिर बताते हैं, पॉलिटिकल साइंस जो है वो बताती है इसको हक इसलिए दिया गया कि सब लोगों ने इससे कहा कि भाई ठीक है तुम ताकतवर हो,
हम अपने राइट्स जो है वो तुम्हारे सामने सरेंडर करते हैं। हम ये कहते हैं जो तुम फैसला करोगे वो फैसला ठीक होगा। तो पहले तो ये था ताकत, अभी तक जो है वो ताकत था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों ने अपने राइट्स को सरेंडर करना शुरू कर दिया। अब बादशाह सलामत जो है वो वाले बादशाह सलामत है कि अब ये जो है वो पॉलिटिकल ऑर्डर सोसाइटी के अंदर कायम करते हैं, सब कुछ जो है ये काम करते हैं। तो जी बादशाह ने ये कहा कि भाई बात ये है कि मेरे ऊपर तुम लोगों ने सबको डिपेंड कर दिया है, तो अब ये जो बच्चे हैं जो कि मेंटली इनकम्पिटेंट हैं, पागल हैं, जिनका चैरिटी में से हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, तो अब इनका बाप भी मैं बन गया हूँ, यानी कि प्रोटेक्टर मैं बन गया हूँ, गार्डियन मैं बन गया हूँ। तो अब उसने कहा कि भाई अगर मैं हूँ तो कुछ काम और करते हैं। अब ये करते हैं कि इन बच्चों के लिए कानून को सेपरेट बनाते हैं। इंग्लिश में तीन तरह के जमाने थे। पहला जमाना जिसमें ये एंग्लो सैक्सन लोग आए थे उसको कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का जमाना। ओल्ड इंग्लिश के बाद आ जाता है मिडिल इंग्लिश या मिडिवल इंग्लैंड। फिर हमारे पास आ जाता है मॉडर्न। ठीक है, तीन तरह के हो गए ना, ओल्ड पुराना, मिडल दरमियाना, मॉडर्न। ये मॉडर्न के बाद हमारे पास आ जाता है कि पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न के बाद हमारे पास आ जाता है कॉलोनियल। ठीक है, COLO, कॉलोनियलिज्म जो है वो हमारे पास आ जाता है। कॉलोनियल के बाद आ जाता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इसको मैं चल के आगे चल के एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ओल्ड इंग्लिश के बाद जो है वो मिडिल इंग्लिश का जमाना आया। तो जी ओल्ड इंग्लिश में तो हमारे पास ये वाले लोग थे जिनके ऊपर हमने बात की, एंग्लो सेक्शन थे। एंग्लो सेक्शन के बाद जो जमाना आता है कहते हैं जी मिडिल इंग्लैंड का। अब मिडिल इंग्लैंड में क्या है, ये समझा जाता था कि ये सब के सब बादशाह सलामत के बच्चे हैं, उनके बादशाह सलामत के पास रहते हैं। ठीक है, बादशाह का जो है वो प्रीरोगेटिव है कि इनको चाहे छोड़ दे, इनको जो भी सजा देनी है वो सारे के सारे काम करें। अब ये बच्चे जो हैं, कहा जाता था कि रियासत जो है वो जो भी चीजें रियासत की हैं वो इन बच्चों की होंगी। जिस तरह से एक बाप मर जाता है तो प्रॉपर्टी बच्चों को जाती है, तो क्योंकि ये बादशाह के बच्चे हैं तो इसलिए बादशाह और स्टेट की प्रॉपर्टी भी इनको जाएगी। लेकिन ये सवाल जो है हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक पेरेंट्स पेट्री को, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ये कानून है क्या। अभी तक हमने ज्यूवनल डेलिंक्वेंसी की तारीफ नहीं की है। अभी तक हमने ये समझा भाई आई कहाँ से है। तो हमने जो सारी की सारी बहस है उसका खुलासा ये है कि भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ, हमारे पास पेरेंट पैट्री। ये कॉन्सेप्ट निकला है लैटिन जुबान से, जिसका मतलब होता है किसी मुल्क का बाप होना। अब लैटिन जुबान से ये कॉन्सेप्ट आ जाता है एंग्लो सैक्सन के पास, जो कि अंग्रेजी जुबान में सबसे पहला वो खाना बदोश कबीला था जो भटकते भटकते इंग्लैंड आ गया और वहां पे आके आबाद हो गया, बाकी सबको भगा दिया। अब इनके जमाने के बाद आती है मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ था कि किंग ने जो है वो तस्लीम किया कि ठीक है यार, जितने रियासत के बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं। अब इनकी कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं, जैसे ये बच्चे अगर जो जुर्म करेंगे, कोई चोरी करेंगे, तो इनको जो सजाएं हैं वो इस तरह से नहीं देंगे जो बड़े बड़ों को देंगे। तो ये जो सजाओं का निजाम निकला था वो हमारे पास निकला था पेरेंट पैट्री से। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये बताएं जरा। ग्रेट। अब जी आहिस्ता आहिस्ता बादशाह सलामत ने खुद तो इस अख्तियार को इस्तेमाल करना नहीं था, उसने अदालतों को कहा जी ठीक है यूज करना शुरू कर दो। चांसली कोर्ट का ये डॉक्ट्रिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। अब उन्होंने पहले तो प्रॉपर्टी तक की था कि जो स्टेट है उसकी प्रॉपर्टी इन बच्चों को देनी है। प्रॉपर्टी थी इतनी ज्यादा, जैसे कनाडा जैसे ममालिक कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाए, उनके पास रकबा ही इतना ज्यादा है कि वो खत्म ही नहीं होता। वो कहते हैं कि इधर आके आप रहें, ताकि उन कंट्रीज को तो एक्सटिंक्ट होने का खतरा है कि हम कहीं मिट ना जाए। अब इन्होंने कहा कि जी जो जनरल वेलफेयर वाले काम है ना बच्चों से मुतलिका जो है, जैसे उनकी प्रॉपर्टी केयर, उनकी कस्टडी करना, ये सारे के सारा ये भी जो है वो बादशाह सलामत अब आपके अंदर जो है वो आ चुका है। तो जी किस्सा मुख्तर से ये है कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बाप को, बादशाह सलामत को वो तमाम जिम्मेदारियां दे दी जो कि एक बच्चा जो है वो उसके वालिद की होती हैं, टू एक्ट इन लोको पेरेंटिस। अब ये लोको पेरेंटिस क्या है? इन द प्लेस ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देखें। लोको, इन लोको पेरेंटिस, लोको का मतलब इन प्लेस ऑफ पेरेंट्स।
तो बादशाह इस्लामिक के पास अख्तियार आ गया कि जो उनके बच्चे जो हैं, जो माँ बाप के पास अख्तियार था, वही जो है वो बादशाह इस्लामिक के पास आ गया। अब बादशाह ने ये देखा कि भाई माँ बाप की क्या जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्ट करना, सुपरवाइज करना, डिसिप्लिन देना, ट्रेन करना, एजुकेट करना। बादशाह ने कहा जी ये सारी की सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। अब बादशाह ऐसा नहीं है कि ये जिम्मेदारियां ले रहा है, बादशाह को आर्मी के लिए बंदों की जरूरत होती है। अब ये मीनिंग क्या और डेफिनेशन क्या? देखिए जी, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी के बारे में आप डिस्कस तो कर चुके हैं। ये एक कोशिश का नाम है, ठीक है, जो डिफाइन करेगी, डिस्क्राइब करेगी, एक्सप्लेन करेगी और रिस्पॉन्ड करेगी डेलिंक्वेंट बिहेवियर को। तो इसकी आयसा से हल्की सी डेफिनेशन जो है, लेकिन हल्की से मुराद ये नहीं है कि मीनिंग में हल्की है, लेकिन आसान है। ऐसे एक्शन जो कि वायोलेट करते हैं लॉ को, कोई भी कानून जिसकी उम्र जो है वो लीगल एज से कम होगी, उसको हम कहेंगे जुवेनाइल डेलिंक्वेंट। अब ये लीगल एज लिखना जो है वो जरूरी है वर्ड, बजाय इसके कि आप 18 ईयर्स लिखें, 18 से लिखेंगे, हो सकता है किसी और कंट्री में ये काम हो। ठीक है जी। तो ये हम जो है वो एक्शंस दैट वायोलेट द लॉ, जो कानून को जो है वो तोड़ते हैं, और वो करने वाला कौन है? एक ऐसा बंदा है जिसकी उम्र कम है। कितनी कम है? लीगल एज से। उसे हम कहते हैं, ये हमारे पास डेफिनेशन आ गया थी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के बारे में। इस्लाम तो मजहब जो है वो सलामती का मजहब है। इस्लाम ने सबसे पहले करीने जो है वो दिए कि भाई इंसानों की तरह रहना कैसे है। ठीक है। वो दीन जिसने, हाँ बिल्कुल ऐसे है। वो दीन जिसने आदा को इख्वा बनाया, वो आदा कौन थे? दुश्मन थे। ठीक है। वहूश और बहायम को इंसान बनाया। ठीक है। और अल्ताफ हुसैन अली ने लिखा था ना। सो ये ह्यूमन राइट्स जो है वो इस्लाम ने दिया। अब इस्लाम ने सबसे पहले क्या किया? फैमिली सिस्टम को तस्लीम किया। व्हाट इज फैमिली सिस्टम? इस्लाम ने कहा देखो भाई, इंडिस्पेंसिबल हैं कुछ चीजें, नागजीर हैं। क्या है? रिलीजन। अगर आप इंसानों को, मजहब जो है वो उसके इस्लाम दीन है, और मजहब इसका एक पहलू है, लाइफ, इंटेलेक्ट ऑफ सप्रीम, तमाम चीजों के बारे में इस्लाम ने बताया। अब अल्लाह ताला की जात जो है वो कुरान पाक में क्या कहती है? अल्लाह ताला की जात जो है वो कुरान पाक में बताती है, हमारे पास ये आयत का रेफरेंस आप दे सकते हैं कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अपने माँ बाप के साथ जो है वो काइंडनेस दिखाओ। ठीक है, काइंडनेस दिखाओ। जो ये तीन बच्चे हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो नजदीक हैं, और जो दूर वाले नेबर्स हैं, उन तमाम के साथ जो है वो एहसन सलूक करो। अल्लाह डज नॉट लव एरोगेंट एंड बूस्टफुल मैन। अल्लाह जो है वो आजिजी को पसंद करता। अब ये किस लिए? कि इसमें हमारे लिए जो है वो जिक्र किस चीज का है जी? पेरेंट्स का। कि इस्लाम ने सबसे पहले, ये जो पेरेंट्स पैट्री के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, इस्लाम तो वो मजहब था जिसने सबसे पहले फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया। तो फैमिली के कॉन्सेप्ट को देने वाला ही सबसे पहले इस्लाम था। इस्लाम ने बताया कि जनाब ये फैमिली जो है वो, इसके बगैर अगर आप चलेंगे तो बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे। दूसरी जगह पे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में पहले पेरेंट्स के लिए बताया कि पेरेंट्स जो है वो इनका एहतराम करो। फिर वालिदैन को इंस्ट्रक्शन की कि अपने बच्चों को खबरदार ये भूख की वजह से ना मार देना, हम उनको भी देने वाले हैं और हम तुम्हें भी देने वाले हैं, और अगर हम किसी ने उनको कत्ल किया तो वो एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा अजीम गुनाह है। ये आपको आयत पर पता है। तो जी इस्लाम जो है वो लेजिस्लेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। अहादीस हैं वो आप इसमें भी कर सकते हैं। अहादीस क्या है हमारे पास यहाँ पे? अब हमारे पास यहाँ पे हदीस ये है कि हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने पूछा कि ए रसूलुल्लाह, दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, कबीरा गुनाह कौन सा है? आपने कहा जिसने शिर्क किया, राइवल टू अल्लाह। He asked again, my lord, like what next? What if a person, like if the shirk is there, what after shirk? He said to kill your son. So just check out the ranking. Here, Islam is saying if you're killing your own offspring, then what you are doing? You are doing something that is the greatest sin. So Islam, whenever we talk about the juvenile delinquency, Islam is going to be that particular religion who is giving you the foundation. And the Abu Abdullah narrated again and asked the question, what next? Then to commit illegal sexual intercourse with the wife of your neighbor. So the third one,
For us, the importance is obviously the complete hadith is important, but I want you to take a special notice of the second point, to kill your son. So Islam is giving you the restriction that you're not allowed to kill your own offspring. And moving on from here, had crimes. What do you mean by had crimes? Whatever Quran has mentioned, whatever is there in Quran, that is had. जो सजाएं कुरान में मेंशन कर दी गई हैं वो हद है. मिसाल के तौर पर जो है कुरान ने मेंशन कर दिया कि ये इस चीज की ये सजा है, वो हद होगी. किसास जो है वो रिटेलिएशन है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्योंकि हम ज्यूवेनल डेलिंक्वेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं, आपने कहा था कि तीन तरह के लोगों को किसी तरह की सजा नहीं दी जा सकती. एक ऐसा बंदा जो सोया हुआ है, ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने कत्ल किया, आपने देखा कि वो सो रहा है, आप उसको सुने बगैर उसकी भी गर्दन उड़ा दें. इस्लाम इस चीज की मुखालफत करता है कि ऐसा नहीं है. एक बच्चा जिसने जुर्म किया है, जब तक कि वो जवान नहीं हो जाता, अटीन प्यूबर्टी, जब तक बड़ा नहीं हो जाता, आप उसको सजा नहीं दे सकते. ठीक है, तो ये हमारे पास जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का पॉइंट है. पहले नंबर पे फैमिली सिस्टम, फिर ये कुरान पाक की दो आयात, फिर हम ये बताएंगे, हदीस बताएंगे, और फिर ये बताएंगे कि कैसे जो है वो हमारे पास इस्लाम ने कॉन्शियस पे रहते हुए बात की है. ठीक है, तो जी हमारे पास एक और जो पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है, ये पढ़िएगा, ये एंड वाला पैसेज. वेयर एज द पनिशमेंट ऑफ किसास इज ऑल्सो इनएप्लीकेबल. किसास का मतलब होता है कि एक बच्चे से कत्ल हो गया है, तो वो बच्चे से आप जो है वो किसास नहीं ले सकते हो. ठीक है, बिकॉज ही हैज नॉट अचीव द रेक्विजिट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. क्योंकि भाई उसने तो अभी कॉन्शियस में आया ही नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं है. अब होगा क्या, दैट मेक्स हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट, एंड ओनली पनिशमेंट विच इज एप्लीकेबल टू माइनर इज ताजीर. सिर्फ एक ही पनिशमेंट हो सकती है जो माइनर के ऊपर लगती है, और उसको हम कहते हैं ताजीर. किसी को आइडिया है कि ये ताजीर क्या होती है? चैट बॉक्स में लिखेंगे ताजीर होती क्या है. अगर नहीं पता तो नो लिखेंगे ताकि इसके ऊपर मैं बात कर लूं. ताजीर, फदिया नहीं होता यार, फदिया नहीं होता ताजीर जो है. ताजीर उस जुर्म को कहते हैं जिसकी सजा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, जिसकी सजा कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है. तो अब तो किसी ने जुर्म कर लिया, तो वो सजा कैसे मिलेगी? अब जज जो है वो खुद इन्फर करेगा कि इस केस में मुझे सजा क्या देनी है. ठीक है, तो जो ताजीर है वो इस पे लगेगी. अब ये तो था जी इस्लामिक कॉन्सेप्ट. यहाँ तक मुझे बताएं कि चीजें क्लियर हो चुकी हैं, आपको पता चल चुका है जहां तक हमने किया. हमने सबसे पहले इसको देखा कि जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी होती क्या है, बेसिस देखा, पेरेंट्स पेट्री को देखा, फिर हमने जो है वो इसकी डेफिनेशन एंड जुवेनाइल जो है वो हमने इसको देखा. अब जी आगे चलते हैं. अब जुवेनाइल लॉ पे दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर लें अधूरे वाला. आप जो है वो एक तरफ तो इस्लाम हो गया, दूसरी तरफ वेस्ट हो गया. अब वेस्टर्न वालों ने कहा कि भाई हम लोग तो अपनी कहानियां सुनाएंगे, हम लोग अपनी बातें बताएंगे. अब जी वेस्टर्न वाले ये कहते हैं कि हम लोग जो है वो जुवेनाइल लॉ के बारे में बात करेंगे. वेस्टर्न हिस्ट्री जो है वो कहते हैं कि देखें, बात ये है कि हिस्ट्री में जब भी तारीख को उठा के देखें, तो हमें ये लगता है कि हमें ये पता है कि बच्चों के साथ हमेशा जो बड़े हैं ना, वो इन्फीरियर सलूक करते रहे. ठीक है, अब यही वजह है कि बच्चों के साथ बिहेवियर अलग होता है, तो उन्हें हम जुवेनाइल कहते हैं. बात समझ लीजिए कि इन्होंने किया था. इन्होंने ये कहा, तारीख में आप जब भी हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो बच्चों के साथ जो है वो सलूक मुख्तलिफ ही होता आया. वेस्टर्न हिस्ट्री इस चीज को कहती है कि बच्चों के साथ मेल ट्रीटमेंट भी होता रहा है, ये नई चीज नहीं है, और इनके साथ सलूक मुख्तलिफ होता रहा. अभी मुख्तलिफ सलूक क्या है? आइए तारीख में चलते हैं, हिस्ट्री में समझने की कोशिश करते हैं, फिर ये बातें हमें समझ में आएंगी. पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है वो है जी द कोड ऑफ हम्मुरबी. ये कोड किसका नाम होगा? कोड का मतलब होता है लॉ. जैसे आपका एटीएम का एक पिन होता है ना, एक कोड होता है. जिसको वो कोड पता होता है वो विड्रॉल कर सकता है. जिसको नहीं पता वो एटीएम कार्ड मशीन उसका कार्ड ही रख लेगी कि ठीक है भाई अगली दफा देखी जाएगी. द कोड ऑफ हम्मुरबी जो है वो
हम्मुरबी जो है, अब ये कौन था, इसको समझने के लिए हम हम्मुरबी के पास जाते हैं। तो हम्मुरबी के पास जाने के लिए कौन कौन तैयार है? आई एम श्योर कि आप सब जो है वो तैयार हो। अब यहाँ पे हमें डिटेल्स पता चलेंगी कि ये हम्मुरबी साहब जो है वो है कौन। हम्मुरबी जो है वो एक किंग था जी, बेबीलोनियन किंग था। बेबीलोनियन किंग जो है, इसने 1792 बीसी, बीसी, बीसी बिफोर क्राइस्ट है। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ये होता है कि ये पीछे को आता है ना, हजरत ईसा की पैदाइश से पहले। 1792 से 1750 तक जो है वो ये हुकूमत करता है। ये बंदा मशहूर था अपने जो है वो कोड की वजह से, फरौन की तरह की तो इसने कोड निकाले हुए। ठीक है। अच्छा जी, हम्मुरबी जो है वो इसने वेस्टर्न थ्योरी के मुताबिक जो है वो इसने लीगल कोड दिए। मुस्लिम थ्योरी के मुताबिक तो कुरान और हदीस है ना, इसने जो है वो अपने कोड निकाले। हम्मुरबी जो है, बेबीलोन एक डेंसिटी थी, डेंसिटी जो है वो सल्तनत थी। उस सल्तनत का छठा बादशाह था। अब ये जब बैठता है, थ्रोन पे बैठता है, इसने कहा भाई देखो बात ये है कि कोई ना कानून कायदे नए जो है वो बनाने चाहिए। अब बादशाह था, सल्तनत को बढ़ाने का शौक भी था। पास पास के ममालिक पे चला गया, काबू करता गया, उनको अपने कंट्रोल में लेके आता रहा, लेकिन कोई कानून होना चाहिए। अब ये इलाके तो काबू कर लिए, उनको तो पकड़ लिया, अब आगे क्या करोगे? अब कानून बनाना शुरू कर देता। अब कानून ये बनाता है और इसके कहते हैं कि जो 282 के करीब जो कवानीन है ना, वो समझा जाता है कि वो आज भी जिंदा है, या हम्मुरबी साहब से जाना। हम्मुरबी के जो कवानीन है वो कौन कौन से हैं, बाकी डिटेल्स हैं वो हम जो है वो चलते हैं वापस अपनी किताब पे, वो देखते हैं। हम्मुरबी के ये यहाँ पे भी डिटेल्स थोड़ी थोड़ी मेंशन है, लेकिन वहाँ पे डिटेल में है कि जो छठा ये जो है वो बादशाह था, 282 रूल्स हैं। इसने ये कहा था कि भाई देखो, मेरे पास तो सीधी सीधी साफ साफ बात है। किसी ने आपकी आंख निकाली है, आप भी उसकी आंख निकाल दो, सिंपल इज दैट। किसी ने दांत तोड़ दिया, आप भी उसका दांत तोड़ दो। ठीक है। और जैसी मीटिंग खत्म होगी हम ज्वाइन करेंगे जहाँ पे खत्म होती है। इसने कहा जी जो दांत तोड़ता है दांत तोड़ दो। रूल 282 टोटल रूल है। 195 नंबर रूल क्या कहता है? कहता है कि जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते ना, उनके लिए भी एक सजा है। वो क्या है जी, अगर किसी बच्चे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया तो